Hello friends, today in this lecture we will study section 250 of MPLRC which is reinstatement of भूमि स्वामी improperly dispossessed। ये सेक्शन आपका चैप्टर 18 में आता है। इसके पहले मैंने सेक्शन 248 डिस्कस किया था which is also important for mains and this section is also important for mains। इस सेक्शन से 2013 में मेंस में सवाल आया था और प्रीलिम्स में तो ऑलमोस्ट हर साल सवाल आता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो सेक्शन है ये सब्सटीट्यूट हुआ है 2018 में। ओके, सो एज वी ऑल नो 2018 में MPLRC में मेजर अमेंडमेंट हुई है और उसमें से ये एक सेक्शन है जो टोटल की टोटल सब्सटीट्यूट हुआ है। मतलब पहले ये जो नीचे दिया हुआ ये सेक्शन हुआ करता था, अब ये नया सेक्शन होता है। ओके, तो यहाँ बोल रहा है कि रीइंस्टेटमेंट ऑफ भूमि स्वामी इम्प्रॉपरली डिस्पोसेस्ड, मतलब जो भी भूमि स्वामी को किसी ने इम्प्रॉपरली बेदखल कर दिया है, उसकी पोजीशन से डिस्पोजेस कर दिया है, उसको वापस से कैसे उसकी पोजीशन रीस्टोर करनी है, रीइंस्टेट करनी है। सो फर्स्ट सबसेक्शन बोलता है द तहसीलदार शैल, मतलब किसके पास पावर है? तहसीलदार के पास पावर है। कंटिन्यूएशन में the Tehsildar shall, on application of Bhumi Swami or his successor in interest who has been improperly dispossessed, issue a so cause notice to the person occupying Bhumi Swami's land to explain the ground of his possession and make such inquiry as it thinks fit। क्या कह रहा है यहाँ पे? अब मैं क्या करूँगी कि मैं पहले रीड करूँगी, आप अपना बैरिक खोल लीजिए, उसमें से आप मिलाते जाइए मैं क्या रीड कर रही हूँ एंड देन फिर एक्सप्लेन करूँगी। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे। और अगर आपको लगता है कि मैं रीड ना करूँ और डायरेक्ट सिर्फ एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताइए। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई एप्लीकेशन भूमि स्वामी देता है या उसका कोई सक्सेसर इन इंटरेस्ट कोई एप्लीकेशन लगाता है, कहाँ पे? तहसीलदार के यहाँ पे। हु हैज़ बीन, कौन? वो वाला भूमि स्वामी या वो वाला सक्सेसर जिसको इम्प्रॉपरली डिस्पोजेस्ड कर दिया गया है। तो तहसीलदार एक शो कॉज नोटिस इशू करेगा, ठीक है, टू द पर्सन ऑक्यूपाइंग भूमि स्वामीज लैंड, जो भी उस पोजेशन में अनऑथराइज तरीके से रह रहा है उसको एक शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा। क्या उसमें क्या रहेगा? तहसीलदार कहेगा कि आप अपने ग्राउंड्स एक्सप्लेन कीजिए कि आप किस तरीके से उस पोजेशन में रह रहे हैं, और तहसीलदार को अगर ज़रूरी लगेगा तो वो इंक्वायरी भी करेगा। दूसरा क्या कहता है, मतलब बी सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी कहता है ऑन कमिंग टू नो दैट द भूमि स्वामी हैज़ बीन इम्प्रॉपरली डिस्पोजेस्ड और हिज ओन मोशन स्टार्ट प्रोसीडिंग अंडर क्लॉज ए। ठीक है, तो क्लॉज सबसेक्शन 1 में प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा तहसीलदार या तो भूमि स्वामी या सक्सेसर इन इंटरेस्ट की एप्लीकेशन से या उसके खुद के मोशन पे। अगर उसे खुद लगता है किसी इन्फॉर्मेशन उसे ऐसी मिली है तो वो चाहे तो स्टार्ट कर सकता है। ओके, अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है? तो आप यहाँ देखेंगे मैंने शॉर्ट में लिख रखे हैं हेडिंग्स, आप भी अपने बैग में ऐसी हेडिंग लिख सकते हैं, उससे आप ईजी हो जाएगा रिमेंबर करना। और अगर आपको सेक्शन लाइक सब सेक्शन वाइज पूरा सेक्शन याद नहीं रहता है तो आप एग्ज़ाम में ऐसे रीस्टोरेशन, ठीक है, ऐसी हेडिंग बना सकते हैं और हेडिंग बना के लाइक इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसेक्शन 2 कहता है रीस्टोरेशन के बारे में। ये कहता है इफ़ आफ्टर द इंक्वायरी द तहसीलदार फाइंड्स दैट द भूमि स्वामी हैज़ बीन इम्प्रॉपरली डिस्पोजेस्ड ही शेल ऑर्डर द रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन टू द भूमि स्वामी एंड ऑल्सो पुट हिम इन पोजेशन ऑफ लैंड। तो मतलब इंक्वायरी के बाद यहाँ पे इंक्वायरी बनाई गई थी, तहसीलदार को ऐसा लगता है कि भूमि स्वामी को इम्प्रॉपरली डिस्पोजेस किया गया है तो वो ऑर्डर करेगा रीस्टोरेशन ऑफ पोजेशन भूमि स्वामी का। ठीक है, अब सबसेक्शन 3 कहता है इंटरिम ऑर्डर की बात। तो द तहसीलदार में एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी पास एन इंटरिम ऑर्डर टू द पर्सन ऑक्यूपाइंग द लैंड to hand over its possession to Bhumi Swami if he finds that the Bhumi Swami was dispossessed by opposite party within 6 months prior to the submission of the application or commencement of suo motu proceeding under this section। तो ये क्या कह रहा है कि अगर तहसीलदार को किसी भी इंक्वायरी किसी भी स्टेज पे लगता है तो वो एक इंटरिम ऑर्डर पास करेगा, ठीक है, और उस इंटरिम ऑर्डर में कहेगा कि जो
भूमि स्वामी है उसको उसकी पोजेशन हैंड ओवर की जाए। ये कब करेगा? ये तब करेगा जब तहसीलदार को ये तहसीलदार को ये मालूम होता है कि जो भूमि स्वामी है उसको जब भी वो एप्लीकेशन लगाई गई है उसके 6 महीने के अंदर, मतलब प्रायर एप्लीकेशन लगाने के पहले के 6 महीने के अंदर उसने डिस्पोजेस किया था। ठीक है, अगर उसको लगता है कि 6 महीने के अंदर ही डिस्पोजेशन हुआ है तो वो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ ही फाइंड्स दैट भूमि स्वामी वॉज डिस्पोजेस्ड बाय ऑपोजिट पार्टी विद इन 6 months प्रायर टू द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन के 6 महीने के अंदर अंदर अगर डिस्पोजेशन हुआ था या उसे किसी और स्यूमोटो उसे लगता है तो वो स्यूमोटो भी कमेंस कर सकता है, ये इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है स्यूमोटो भी। ठीक है, सो ये 2 कंडीशन है जिसमें इंटरिम ऑर्डर पास होगा। अब बॉन्ड की बात करता है। द पर्सन अगेंस्ट whom an interim order has been passed under subsection 3 may be required by the Tehsildar to execute a bond for such sum as the Tehsildar may deem fit for abstaining from taking possession of land until the final order is passed by Tehsildar, and if the person executing a bond is found to have entered into or taken possession of the land in contravention of the bond, the Tehsildar may forfeit the bond in whole or in part and may recover such amount as an arrear of land revenue। अब यहाँ पे 2 बातें हो रही हैं, एक तो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाएगा और फिर दूसरा फोरफीचर किया जाएगा। तो ये देखिए सेक्शन जो सबसेक्शन 4 है वो सबसेक्शन 3 के रिस्पेक्ट में है। ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पर्सन जिसके अगेंस्ट इंटरिम ऑर्डर पास किया गया है सबसेक्शन 3 में, उससे तहसीलदार चाहे तो बॉन्ड एग्जीक्यूट करा सकता है। ठीक है, जितना सम सही लगे तहसीलदार को उस सम का। ठीक है, किस चीज़ के लिए? कि वो एब्सटेन करेगा उस पोजेशन को फिर से लेने के लिए कब तक? जब तक कि फाइनल ऑर्डर पास नहीं हो सकता। ठीक है, एंड अगर जो एग्जीक्यूटिंग जो व्यक्ति जो है जो एग्जीक्यूट कर रहा है बॉन्ड, वो फिर से पोजेशन ले लेता है। ठीक है, जो भी कॉन्ट्रवेंशन ऑफ बॉन्ड, जो ऊपर बॉन्ड बनाया गया उसको कॉन्ट्रवीन करते हुए, तो तहसीलदार जो चाहे तो उस बॉन्ड को फोरफीट कर लेगा। मतलब जो पैसा उसने रखवाया था एज ए बॉन्ड उसको वो फोरफीट कर लेगा और उसे रिकवर कैसे करेगा? एज ए अर्रियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब आते हैं हम सबसेक्शन 5 कॉम्पनसेशन की बात करता है। ये कहता है वेयर द तहसीलदार orders restoration of possession of land to the Bhumi Swami under subsection 2, the Tehsildar shall also award compensation to be paid to the Bhumi Swami by the opposite party for the period of his unauthorized possession and such compensation shall be calculated at a pro rata rate of 10,000 rupees per hectare per year. The compensation awarded under this section shall be recoverable as a arrear of land revenue। तो सबसेक्शन 5 जो है वो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सबसेक्शन 2 है। ठीक है, तो यहाँ कहता है कि जब तहसीलदार है अगर वो ऑर्डर करेगा रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन ऑफ लैंड भूमि स्वामी को, कहाँ पे? सबसेक्शन 2 में। ठीक है, और उसको रिस्टोर करते वक्त वो चाहे तो कॉम्पनसेशन भी अवॉर्ड कर सकता है कि इतना कॉम्पनसेशन भूमि स्वामी को दिलाया जाए, ओपोजिट पार्टी से दिलाया जाए। ठीक है, और वो जो कॉम्पनसेशन है वो कैलकुलेट कैसे होगा? प्रो राटा बेसिस पे कैलकुलेट होगा। मतलब हर एक पर हेक्टेयर के लिए 10,000 रुपये। ओके, मतलब सपोज उसने 1 हेक्टेयर लैंड को अनऑथराइज पोजीशन में रखा हुआ था तो उसके लिए उसे 10,000 मिलेंगे, और 2 हेक्टेयर है तो 20,000 रुपये। और जो कॉम्पनसेशन होगा वो अवॉर्ड होगा इस सेक्शन में, उसको रिकवर कैसे किया जाएगा? एज ए अर्रियर ऑफ लैंड रेवेन्यू किया जाएगा। अब जो सबसेक्शन 6 है वो बॉन्ड की बात करता है। अगर हम ऊपर देखें तो सबसेक्शन 4 जो है वो भी बॉन्ड की बात करता था, लेकिन वो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सबसेक्शन 3 था, मतलब इंटरिम ऑर्डर के केस में था। और सबसेक्शन 6 जो है वो भी बॉन्ड की बात करता है, बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सबसेक्शन 2 है। ओके, so when an order has been passed under subsection 2 for the restoration of possession of land to the Bhumi Swami, the Tehsildar may require the opposite party to execute a bond for such sum as the Tehsildar may deem fit
फॉर एब्सटेनिंग फ्रॉम टेकिंग पोजेशन ऑफ द लैंड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द ऑर्डर। सेम वही बात है कि सबसेक्शन 2 के कॉन्टेक्स्ट में रिस्टोर करते वक्त अगर तहसीलदार को लगता है कि वो व्यक्ति फिर से पोजेशन में आ सकता है तो वो उससे एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करा लेगा, और किस अमाउंट का कराएगा, जितना उसको ठीक लगता है, तहसीलदार को फिट लगता है, ठीक है। और अगर वो व्यक्ति उस बॉन्ड को एब्सटेन करता है और फिर से उस पोजेशन में आ जाता है तो उस केस में, मतलब कॉन्ट्रवेंशन के केस में, बॉन्ड को फॉरफीट कर लिया जाएगा। 7 जो है वो फाइन की बात करता है। अगेन वो सबसेक्शन 2 के केस में फाइन की बात करता है और कहता है कि वेयर एन ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड अंडर सबसेक्शन 2 for the restoration of the possession of land to Bhumi Swami, the opposite party shall also be liable to fine which may extend to 50,000 rupees। तो ऊपर सबसेक्शन 5 में हमने बात की कॉम्पनसेशन की, 6 में हमने बॉन्ड की बात की, और 7 में कहता है कि सबसेक्शन 2 का ऑर्डर पास करते हुए अगर तहसीलदार को लगता है तो वो पोजेशन के साथ फ़ाइन भी दिलवा सकता है, और जो फ़ाइन है वो 50,000 रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब मैक्सिमम 50,000 हो सकता है। यहाँ से पीटी का सवाल काफ़ी बार बना हुआ है पेपर में। नेक्स्ट जो है सबसेक्शन 8। अब अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा सेक्शन 248 का, तो उसमें भी ऑलमोस्ट यही बात थी और लैंग्वेज भी ऑलमोस्ट सेम थी। वहाँ पे भी पावर्स जो थी वो एसडीओ को थी, और ये पावर्स कौन सी हैं, एप्रीहेंड करने की पावर, मतलब बिहाइंड द बार्स प्रिजन में डालने की पावर्स। तो आप इसको ऐसे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं कि सेक्शन 248 में और सेक्शन 250 में जनरल पावर तहसीलदार को दी हुई हैं, लेकिन जहाँ पे भी प्रिजन में डालने की बात आती है तो वहाँ पे पावर्स एसडीओ को दे रखी हैं। चलिए आइए देखते हैं सबसेक्शन 8 कहता क्या है। ये कहता है इफ़ एनी पर्सन कंटिन्यूज इन अनऑथराइज्ड occupation or possession of land for more than 7 days after the date of order for restoration of possession under subsection 2 or subsection 3, then without prejudice to the compensation payable under subsection 5 or the fine under subsection 7, the SDO, the subdivisional officer, shall cause him to be apprehended and shall send him with a warrant to be confined in a civil prison for a period of 15 days in a case of first order for restoration of possession, and shall cause him to be apprehended and shall send him with a warrant to be confined in such prison for a period of 3 months in the case of second or subsequent order for restoration of the possession to the Bhumi Swami। यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन में या पोजेशन ऑफ लैंड में कंटिन्यू करता है फॉर मोर देन 7 डेज, ठीक है। कहाँ से वो 7 डेज, जबकि उसका ऑर्डर पास हो चुका है रिस्टोरेशन का, राइट। मतलब भूमि स्वामी जो एक्चुअल उसका हकदार है उसके फेवर में ऑर्डर पास हो चुका है, और पास होने के 7 दिन के 7 दिन तक, ठीक है, पर्सन कंटिन्यूज इन अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन और पोजेशन ऑफ लैंड फॉर मोर देन 7 ईयर्स, मतलब 7 दिन के बाद तक अगर वो जो व्यक्ति जो उसका एक्चुअली अनऑथराइज पोजेशन में है वो कंटिन्यू रखता है, तो जो भी सबसेक्शन 2 में दे रखा है, राइट, उसके कॉन्टेक्स्ट में सबसेक्शन 5 मतलब कॉम्पनसेशन और सबसेक्शन 7 मतलब फाइन, राइट, इन दोनों के रहते हुए भी जो एसडीओ है उस व्यक्ति को जो कि पोजेशन में रह रहा है अनऑथराइज तरीके से, उसे एप्रीहेंड कर सकता है, ठीक है, विद वारंट, और उसे सिविल प्रिजन में कन्फाइन कर सकता है। पहली बार अगर वो ऐसा कुछ करता है तो 15 दिनों के लिए, और अगर वो दूसरी बार ऐसा कुछ करता है सब्सिक्वेंटली तो 3 महीने के लिए। ये भी आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है नोटिस, इसी का प्रोवाइजो है जो कि नोटिस की बात करता है, और ये चीज़ भी आपको एग्जैक्टली सेम सेक्शन 248 में देखने को मिलेगी। ये कहता है कि प्रोवाइडेड दैट नो एक्शन अंडर दिस सेक्शन शैल बी टेकन अनलेस अ नोटिस इज इशूड कॉलिंग अपॉन सच पर्सन टू अपीयर बिफोर द एसडीओ on a day to be specified in the notice and to show cause why he should not be committed to the civil prison। मतलब एक नोटिस इशू होगा और उससे पूछा जाएगा कि एसडीओ उससे पूछेगा कि आप अपना शो कॉज दें कि आपको क्यों प्रिजन में नहीं डाला जाए। उसके बाद सेकेंड प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एसडीओ में ऑर्डर द रिलीज ऑफ सच पर्सन फ्रॉम डिटेंशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड मेंशन in the warrant if he is satisfied that the unauthorized
possession has been vacated, अगर वो व्यक्ति unauthorized possession को vacate कर देता है तो SDO के पास डिस्क्रिशन है कि वो जो वारंट में ड्यूरेशन दे रखा है उसके पहले भी उसको रिलीज़ कर दे। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है? वो कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन भूमि स्वामी में गवर्नमेंट लेसी इंक्लूड होगा। तो भूमि स्वामी आपको कहाँ डिफाइन मिलेंगे? सेक्शन 158 में मिलेंगे और गवर्नमेंट लेसी 181 में मिलेंगे। यहाँ भूमि स्वामी की डेफिनेशन में इस सेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट लेसी इंक्लूड माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन भूमि स्वामी इम्प्रॉपरली डिस्पोजेस्ड मीन्स भूमि स्वामी हु इज डिस्पोजेस्ड ऑफ हिज लैंड अदरवाइज इन द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। कोई भी व्यक्ति उसे कैसे माना जाएगा कि वो डिस्पोजेस्ड हुआ, जबकि वो उसकी लैंड से डिस्पोजेस होता है अदरवाइज इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। और इफ एनी पर्सन कंटिन्यू अनऑथराइज्डली इन पोजेशन ऑफ लैंड ऑफ भूमि स्वामी टू द यूज ऑफ विच सच पर्सन हैज सीज्ड टू एंटाइटल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा सेक्शन 250। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपका प्रिपेयर हो जाएगा। फिर अपना बेरिक पढ़िए, आपका ये क्वेश्चन मेंस के लिए तैयार हो जाएगा। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस में काफ़ी कम एरिया से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं MPCJ में, तो उसके लिए हेल्पफुल होगा। हायर जुडिशरी के लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि हायर जुडिशरी में 5 सवाल आते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में ये आता नहीं है, और इस सेक्शन से जनरली सवाल बनाए जाते हैं। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू find the video useful, do like the video and do subscribe to my channel. Thank you.